हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जी के बुक को देख रहे हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, 2024 का है। यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एनसीईआरटी बुक का कंपाइलेशन है। ओके, बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें जो एग्ज़ाम में हमें बहुत फ़ायदे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन में उस पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं या उस फैक्ट के आधार पे हम सही कर सकते हैं। ओके, तो इसी दिशा में मेरा एक प्रयास है कि मैं सारे लूसेंट बुक के सारे चैप्टर को ऑडियो फॉर्म में यूट्यूब पर अपलोड करूं। ओके, जो कि मेरे इसी प्लेलिस्ट इसमें जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस समय हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं, उसमें हम लोग जो है आज राजभाषा से आगे बढ़ेंगे। और अब लगभग दो ऑडियो और बचेगा, एक ये और एक अगला। ओके, इसमें पॉलिटी में तो देखते हैं राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। नोट: अनुच्छेद 343 के खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ ने उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा की अनुमति प्रदान की गई थी जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अनुमति को उक्त अवधि से आगे भी जारी रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री वीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है: नंबर 1 असमिया, नंबर 2 बंगला, नंबर 3 गुजराती, नंबर 4 हिंदी, नंबर 5 कन्नड़, नंबर 6 कश्मीरी, नंबर 7 मलयालम, नंबर 8 मराठी, नंबर 9 उड़िया, नंबर 10 पंजाबी, नंबर 11 संस्कृत, नंबर 12 सिंधी, नंबर 13 तमिल, नंबर 14 तेलुगु, नंबर 15 उर्दू, नंबर 16 कोंकणी, नंबर 17 मणिपुरी, नंबर 18 नेपाली, नंबर 19 मैथिली, 20वां संथाली, 21वां डोगरी, 22वां बोडो। नोट: 1967 में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी कोंकणी नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। राज्य की भाषा संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड ने अंग्रेजी, पुदुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा ने कोकाबोरोक तथा मिजोरम ने मिजो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्य के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पन्नादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पन्नादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 346
उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधानमंडलों की राजभाषा। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की राजभाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। नोट: संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं। आपात उपबंध: भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात काल की व्यवस्था की गई है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपात, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन, नंबर 3 वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 बाह्य आक्रमण, नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव: जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके ये प्रभाव होते हैं। नंबर 1 राज्य की कार्यपालिका सख्त संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। नंबर 2 संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबद्ध विषयों तक विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के बीच के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती, संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। तीसरा है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसी संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। चौथा, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ओके, 5वां अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य
मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसी किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया है। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 362 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 362 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता, यानी अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों व कार्यों को नहीं तो इनके तहत बनाए गए। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर। नंबर 1, अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 362 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों का निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल वह आपातकाल जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 362 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यद्यपि यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्पावधि हो सकती है। पांचवा, अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 362 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को
पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 362 अनुच्छेद 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता। अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 362 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई। दूसरी बार आपात की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई थी, वह आक्रमण के आधार पर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में वापस ले ली गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किसी निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद यह संघ अनिवार्य कार्य छोड़कर राज्य के प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद ने अनुमति वापस लेनी होती है। तब यह 6 माह की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण नोट सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा, 1990 से लेकर 1996 तक। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी एक बार यदि उसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। वित्तीय आपात का प्रभाव नंबर 1, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। चौथा, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। पांचवा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। अगला आर्टिकल 370 है, बट इसको तो डिलीट कर दिया गया। आगे देखते जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकृति दे दी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, दूसरा लद्दाख राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239A के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के
7 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए हैं। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए हैं। नोट: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू और RK माथुर हैं। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS व IAS अधिकारी EUT कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म होगा। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाया जा सकेगा। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होंगे। नए कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई है। 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना की। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपने 26 महीने के रिकॉर्ड कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण का काम पूरा करके उसे अंतिम रूप दे दिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। इनमें 6 सीटें जम्मू एवं 1 सीटें कश्मीर संभाग में बढ़ी हैं। 7 सीटें बढ़ने के साथ ही प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटें हो गई हैं। इसमें 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें आरक्षण का रोस्टर बदला है। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें कश्मीर संभाग में 3 सीटें हैं। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें का पुनर्निर्धारण किया गया है। प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे। लोकसभा की सभी सीटें सामान्य होंगी। परिसीमन आयोग की कुछ अन्य सिफारिशें। परिसीमन आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें तथा POJ विस्थापितों के लिए भी कुछ सीटें का प्रावधान करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। ये सीटें पूर्व में विधानसभा के निर्धारित 90 सीटों के अलावा होंगी। कश्मीरी पंडित के लिए सिफारिश की गई 2 सीटें में से 1 सीट महिला के लिए आवश्यक हो। इन्हें पुदुचेरी विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की तरह ही अधिकार दिए जाएंगे। नोट: जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृत है। इसके शीर्ष भाग पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर चित्र वलारी में एक हाथी, चौकरी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृतियाँ हैं और इसके बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा गया सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा
हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। नोट भारत के राज्य चिन्ह का प्रयोग भारत के राज्य के अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरी या ऊपर और सफ़ेद भाग और गहरा हरा रंग नीचे है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। लंबाई ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृत शौर्य व त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों व निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राजकीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी। नोट भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में हुआ था। राष्ट्रगान नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 10-20 सेकंड है जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 2011 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त में सरला देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी के द्वारा गाया गया। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। सन 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर AINA के सिपाही को जाता है। राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी में गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नोट भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग की सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1947 को अपनाया गया। इसे 1952 में गठित मेघनाथ साहा की अध्यक्षता वाली संवत सुधार समिति की अनुशंसा पर फहराया गया था। इसका पहला महीना चैत्र था। यह सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी भारत का विरासत पशु है। संसद की वित्तीय समितियां नंबर 1 प्राक्कलन समितियां। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इनमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। नोट प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से
किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं आदि के विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। दूसरा है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार निर्वाचित किए जाते हैं। 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष को अगले वर्ष पुनः चुना जाता है। मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं हो सकता। यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो वह मंत्री बनने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता। नोट: लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोमफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। आगे, इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को 7 सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य: नंबर 1, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। दूसरा, भारत सरकार के व्ययों के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना। तीसरा, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। चौथा, समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। नोट: लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिसमें कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सकें। अगला टॉपिक है सरकारी उपक्रमों की समितियां। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। इस समिति के निम्न कार्य हैं। नंबर 1, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। दूसरा, ऐसे विषयों को जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। चौथा, कुछ अन्य मुख्य समितियां। कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है।
नियम समिति, लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियत समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समितियां, इसमें 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इनमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति, इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अगला संयुक्त समिति, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। यह देश की सबसे शक्तिशाली जांच समिति है। इसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सांसद होते हैं। जब भी किसी मुद्दे की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की मांग उठती है तो दूसरे सदन को यह सूचित करना जरूरी होता है कि मामले की निरपेक्ष जांच के लिए वह भी कुछ सदस्यों को चुने। इसके समन की अवहेलना को सदन की अवहेलना माना जाता है। संयुक्त संसदीय समिति, शंकरानंद समिति 1987, अध्यक्ष बी शंकरानंद, बोफोर्स तोप खरीद घोटाला। मिर्धा समिति 1992 में, अध्यक्ष राय निवास मिर्धा, शेयर बाजार घोटाला हर्षद मेहता के द्वारा। तीसरा त्रिपाठी समिति 2001, प्रकाश मणि त्रिपाठी, केतन पारेख शेयर घोटाला। चौथा पवार समिति 2003, शरद पवार, शीतल पेयजलों में कीटनाशक प्राप्त होने का मामला। पांचवा चाको समिति 2011, पीसी चाको अध्यक्ष थे और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की जांच करा। अगला टॉपिक है पंचायती राज, जो कि हम नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे। ओके देन, थैंक यू।